नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। तो आज हम क्लास 8 की हिंदी में देखिए, हमने अपनी हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तिका के 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि पाठ 12 तक हमारा वसंत पाठ्य पुस्तिका में चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो बिल्कुल आप सभी इन सारे चैप्टर्स को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कॉपी में प्रश्न उत्तर भी आपने किए होंगे। और जो लास्ट सेशन में हमने पाठ पढ़ा था सुदामा चरित, तो उसमें भी आपने अब घर पर जाकर उसके भी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। इन 12 चैप्टर में से किसी भी पाठ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई पाठ अभी तक समझ में ना आया हो, या कोई ऐसा पाठ है जो आप नहीं पढ़ पाए हो, या किसी पाठ से जुड़े हुए शब्द जो आपके शब्दार्थ हैं, प्रश्न उत्तर हैं, उनमें आपको दिक्कत आ रही हो, या व्याकरण से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आप जरूर शेयर करें, जरूर आप यहाँ पर बताएं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आज हम आपके हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक यहाँ पर लेने जा रहे हैं, जो है शब्द विचार। देखिए, हमने यहाँ पर आपके हिंदी व्याकरण के जो शुरुआत का जो चैप्टर था, वर्ण विचार, और उसके बाद वर्ण के बाद जो भी सारी चीजें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काफी चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली थी। तो शब्द विचार हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो जरूर आप देखेंगे आगे, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने पढ़नी है, जो आपने समझनी है। तो इसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, साथ ही नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण में बिना नोट डाउन करे, देखिए अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका पढ़ रहे हैं, उसमें कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसको तो क्या होता है, एक बार अगर आप ध्यान से सुने, अगर आप उसको ध्यान से सुन भी ले तो भी वो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। लेकिन व्याकरण में आपने समझना भी होता है और साथ ही साथ नोट डाउन भी करना होता है। तो बिल्कुल, चाहे आप व्याकरण की कॉपी लाए हैं उसमें नोट डाउन कर सकते हैं, रफ कॉपी लाए हैं उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने नोट डाउन करनी है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। तो हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है शब्द विचार। देखिए, शब्दों के बारे में आप सभी को पता है कि जो शब्द हैं उसी से हमारे वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो जब आप शब्दों को पढ़ेंगे उसके बाद आप वाक्य विचार पढ़ेंगे और उसके बाद आप वाक्यों के बारे में बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जो वाक्य हमारा टॉपिक होता है उसमें ही अगर आप वाक्य टॉपिक को देखिए, अगर आप शुरुआत से ही अच्छे से चीजों को क्लियर नहीं करेंगे तो आप आगे अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। देखिए, सब शब्द क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर बताते हैं शब्द क्या है। तो शब्द भाषा की लघुत्तम और स्वतंत्र इकाई को कहते हैं। एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। देखिए, अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको दो तरह से आपको बताया गया है कि शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपको बता दिया कि शब्द क्या होते हैं, लेकिन शब्दों से पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं। देखिए, ये मैंने आपको शुरुआत में भी जब हमने व्याकरण पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको भाषा के बारे में कहा था। देखिए, यहाँ पे कहा है कि भाषा की लघुत्तम इकाई है, भाषा की लघुत्तम इकाई है शब्द। तो इसके लिए आपको भाषा पता होनी चाहिए। तो भाषा कितने टाइप की होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है। और ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है, जब हमने व्याकरण टॉपिक अपना स्टार्ट ही किया था तो उसमें जब हमने वर्ण पढ़े थे तो उसी में हमने भाषा के बारे में भी जाना था। कौन बताएगा कि भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के प्रकार। तो हमने कहा कि जो भाषा होती है मुख्य रूप से उसके दो रूप होते हैं। कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो देखिए, भाषा के उच्चारण में जब भी हम भाषा
चाहे वो लिखित भाषा हो चाहे हम मौखिक भाषा हो। तो मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उन ध्वनियों को अपने मुख से निकालते हैं, तो वो एक भाषा बन जाती है। और लिखित भाषा में उन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम बनाते हैं, उन्हीं ध्वनि चिन्हों को हम लिखते हैं, वो है लिखित भाषा। ठीक है, तो इस तरह से जो कुछ ध्वनियों का ऐसा मेल, देखिए कुछ ध्वनियों का ऐसा मेल जो कि जिसका कुछ निश्चित अर्थ होता है, ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कुछ निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। जैसे मैंने कहा, मैंने ध्वनि करी घ र, ठीक है, घ र, ये ध्वनियां ही तो हैं। तो ध्वनियों का ऐसा निश्चित मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे क म ल, कमल, ठीक है, न ज र, नजर, म ख म ल, मखमल, ठीक है। तो ये ध्वनियों का सार्थक मेल, जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं, और एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को, सार्थक ध्वनि यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक यानी कि जैसे हमने ध्वनि निकाली म ख म ल, म ख म ल, मखमल, हमने ध्वनि निकाली अ द र क, अदरक, ठीक है। तो इसी तरह से इनको कहते हैं शब्द। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं, हवा, घर, काम आदि। तो ये सब क्या है, आपके शब्द है। अब आ की ध्वनि, जैसे हमने कहा हवा, ह वा, ठीक है, का मो, तो इस तरह से ये सब क्या है, आपकी सार्थक ध्वनियां हैं, और यही क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। अब देखिए, सबसे पहले शब्द भंडार की बात हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें बहुत बड़ा एक शब्द भंडार है, बहुत ही बड़ा शब्द भंडार है। तो किसी भी भाषा में प्रयुक्त हो सकने, हो रहे या हो सकने, प्रयुक्त हो रहे यानी कि जो प्रयुक्त हो रहे हैं, हो सकने या जो प्रयुक्त हो सकते हैं, हो सकने वाले शब्दों के समूह को भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है, बहुत बड़ा शब्द भंडार है हमारी हिंदी भाषा का। और दूसरी सबसे मेन बात यहाँ पर होती है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ, जब सभ्यता का विकास होता है, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, आपने देखा होगा कि अभी जब ये एक महामारी आई थी, हम अभी कुछ टाइम पहले, कोरोना, कोविड, ठीक है, तो इसमें हमने ऐसा नहीं है कि ये शब्द नहीं थे, ये शब्द थे, लेकिन ये शब्द आम बोलचाल की जो भाषा है, जैसे क्वारंटीन, ठीक है, या एक तरह से बहुत सारी वैक्सीन जो बनी उनके नाम, या और भी बहुत सारे ऐसे नाम जो हमने पहली बार सुने थे। जैसे कोरोना को भी लोग कोई करोना, कोई कुछ सब अपने अपने तरीके से सब उसको यूज करने लगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि समय के साथ, यानी कि टाइम के साथ जो है, जो शब्द हैं वो भी बढ़ते या घटते जाते हैं, बढ़ते या घटते जाते हैं। यानी कि जिन शब्दों का यूज प्रयोग हम ज्यादा करते रहेंगे वो बढ़ते जाएंगे, उनसे अलग अलग शब्द बनेंगे, और जिनका उपयोग फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा वो समाप्त होते जाएंगे। तो जैसे अभी हम सीधे 1 रुपए से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो पैसा है वो 1 रुपए से स्टार्ट होता है।
होता है ना। तो उससे पहले हमारी बहुत सारी चीजें चलती थी, यानी कि 50 पैसा चलता था, उसके बाद उसको 50 पैसे को जो कहते थे अठन्नी, उसके बाद 25 पैसा चवन्नी, यानी कि चौथा हिस्सा, ठीक है, पैसे का चौथा हिस्सा। तो अब वो चीजें चलन में नहीं है, तो वो नाम भी खत्म होते गए, है ना। अब हम चीजें यूज नहीं करते, वो अब हम अठन्नी यानी कि 50 पैसे का यूज नहीं करते, अब चवन्नी 25 पैसे का यूज नहीं करते, 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, ऐसे हम इनको अब यूज नहीं करते। तो ये हमारी भाषा से ये शब्द हट गए हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है किसका, कि सभ्यता के विकास के साथ नए नए शब्द बढ़ते रहते हैं तथा कुछ शब्द हटते रहते हैं। जैसे पहले के जो शब्द थे, जैसे किलो, कंप्यूटर, तोला, छटाक, ठीक है। अब कंप्यूटर शब्द जो हमारे आपके जो दादाजी रहे होंगे, पर दादाजी रहे होंगे, तो कंप्यूटर तब बन रहा था, भले ही वो अलग अलग तरह के कंप्यूटर बन रहे थे, बेकस बन रहा था या अलग अलग तरह से माइक्रो कंप्यूटर बन रहा था, मेन कंप्यूटर बन रहा था, सुपर कंप्यूटर बन रहा था। तो ये चीजें बन रही थी, ये चीजें उपयोग हो रही थी, चाहे इंडिया में हो रही थी, चाहे बाहर देश में हो रही थी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो रही थी, लेकिन यूज टू नहीं थी। तो आम बोलचाल की भाषा में ये शब्द प्रयोग नहीं किए जाते थे। कंप्यूटर, आपके पर दादाजी, आपके पर नाना जी शायद कंप्यूटर शब्द को नहीं जानते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर यूज ही नहीं होता था। किलोग्राम, किलोग्राम जो शब्द है ये भी तोलने का, मापने का एक नया जो मापदंड है वो भी काफी समय बाद आया। उससे पहले जो लोगों का मापने का जो अलग अलग तरीका होता था और उसके अलग अलग नाम होते थे, तो शायद वो नाम अब एक तरह से विलुप्त ही हो गए, शायद देखिए हमें तक वो नाम एक तरह से पता नहीं है, क्योंकि वो जो चीजें थी वो वहीं पे धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो सभ्यता के साथ जो शब्द भंडार है उसमें कुछ शब्द जुड़ते जाते हैं और कुछ शब्द जो है कम होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। तो ये थी शब्द भंडार की बात। अब हम शुरू करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, देखिए नोट डाउन भी कीजिएगा। अगर आपने पहले वाला नोट डाउन नहीं किया है तो सबसे पहले केवल शब्द की परिभाषा और शब्दों का वर्गीकरण ये जरूर नोट डाउन करेंगे। और मैं देखती हूँ यहाँ से कि बच्चे नोट डाउन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं करते, और जब उनसे पूछा जाए तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने कुछ देखा ना हो, उन्होंने कुछ सुना ना हो, या उन्हें दिखाई उनको एक तरह से क्लास उनके लिए बिल्कुल भी मायने ना रखती हो। तो देखिए बच्चे, अगर आप क्लास में बैठे हैं, आप स्कूल आए हैं, आपके मम्मी पापा आपकी फीस पे कर रहे हैं, आपको यूनिफॉर्म दे रहे हैं, आपको टिफिन पैक करके दे रहे हैं, प्रॉपर एक शेड्यूल है कि आप रेगुलरली एक टाइम पे पंक्चुअल तरीके से स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं। तो क्लास में एटलीस्ट अगर आपकी 40 मिनट की क्लास है तो आपको 20 मिनट 30 मिनट का भी अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे कि आज मैम ने क्या पढ़ाया, तो यही आपके लिए काफी है। तो नोट डाउन जरूर करेंगे बच्चा, क्योंकि घर पर जाकर उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो सबसे मेन टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर 4 तरह से किया गया है। जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 तरह से किया गया है। तो जैसे सबसे पहले है अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा है स्रोत, या इसको हम उत्पत्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से भी आप यहां पर लिख सकते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है। स्रोत की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद। उसके बाद आता है रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद, यानी कि शब्दों के प्रकार। तो देखिए सबसे पहला है हमारा
अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद। इससे पहले पढ़े हैं आपने, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने टाइप के होते हैं? सिर्फ हैंड रेस करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। क्या पढ़ा है आपने अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद? आपके सामने लिखा गया है, देखिए फर्स्ट नंबर पे लिखा गया है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। अगर पढ़ा है तो हैंड रेस करेंगे, अगर टॉपिक पढ़ा है आपने तो हैंड रेस करेंगे। क्योंकि ये देखिए, जो आप अभी शब्द अगर पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये शब्द आप छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जब क्लास 2-3 में होते हैं, एटलीस्ट 1 में भी आपको विलोम शब्द पढ़ने को मिल जाते हैं। क्लास 1 में भी आप अपोजिट वर्ड्स पढ़ते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं ना? चलिए नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले चारों भेदों को नोट डाउन करेंगे। अर्थ की दृष्टि से एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्थ तकनीकी शब्द। उसके बाद आता है स्रोत की दृष्टि से, यानी इतिहास की दृष्टि से, यानी उत्पत्ति की दृष्टि से। तो सबसे मेन होता है ये जो उत्पत्ति की दृष्टि से, तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द। उसके बाद आता है रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लिया सबने? अगर नोट डाउन कर लिया हो तो हैंड रेस करेंगे, इस तरह से हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि नोट डाउन जरूर करना है। वेरी गुड। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि शुरुआत से ही मैं एक ही बात कह रही हूँ कि नोट डाउन करना है। एटलीस्ट नोट डाउन किया होगा, चाहे समझ नहीं आएगा तो पढ़कर तो बताएंगे कि क्या पढ़ रहे हैं हम। तो हमारा टॉपिक है शब्द विचार। अभी तक हमने शब्द की परिभाषा यहाँ पर बताई है और साथ ही शब्द भंडार के बारे में बताया है कि कैसे किसी भाषा में शब्द, किसी भाषा का शब्द भंडार जो है बढ़ता है या कम होता है, या शब्द भंडार होता क्या है। उसके बाद हम इस जो हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है शब्द विचार, उसका मेन पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 तरह से किया है। सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से किया है, उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से किया है, उसके बाद स्रोत यानी कि उत्पत्ति यानी कि इतिहास की दृष्टि से किया है, और नंबर 4 हमने रचना की दृष्टि से यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम। जिन्होंने ये नोट डाउन कर लिया है वो बिल्कुल सबसे पहला अपना हेडिंग डालेंगे, अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से तो देखिए, अब व्याकरणिक विवेचन दूसरा टॉपिक है, व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। अभी अभी तो हमने यहाँ पर अर्थ की शब्दों का वर्गीकरण 4 तरह से किया था। उसके बाद जो दूसरा हमारा पार्ट आता है वो है व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। तो इसमें भी 2 तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। वैसे तो इनको ये 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन 8 को हमने 2 भागों में बांटा है। तो अभी आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसको नोट डाउन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले अपने इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर आपने ये टॉपिक लिखना है, उसके बाद आपने पहला हेडिंग डालना है अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से जो शब्दों के भेद है उसको हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला हमने कहा एकार्थी शब्द। सबसे पहला क्या है हमारा? एकार्थी शब्द। तो क्या होते हैं ये एकार्थी शब्द? क्या होते हैं एकार्थी शब्द? कौन बताएगा? एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एकार्थी शब्द
जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, यानी कि जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। प्रायवाची शब्द, यानी कि जिनके सेम अर्थ निकलते हैं, जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उनको कहते हैं प्रायवाची। और जिनके बिल्कुल अपोजिट अर्थ निकलते हैं उनको कहते हैं हम विलोम शब्द। ठीक है, तो बचपन में ये आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक तरह से आपको यहाँ पर नहीं मैं क्लियर करा रही हूँ, मैं केवल आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। तो आप सबसे पहले जो आपके एकार्थी शब्द हैं उनको हम लिखेंगे, उसके बाद अनेकार्थी शब्दों को लिखेंगे, उनके बाद प्रायवाची शब्दों को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अर्थ के आधार पर प्रायवाची शब्द। तो यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे हम लिखते हैं अग्नि, क्या होता है अग्नि का प्रायवाची? अग्नि शब्द का प्रायवाची क्या है? चलिए कोई बात नहीं, तो अग्नि के प्रायवाची है आग, पावक, पावक, दहन। ठीक है, ये अग्नि के प्रायवाची हैं। इसी तरह से और भी प्रायवाची इसके हो सकते हैं, जैसे अनल। तो प्रायवाची शब्द क्या होते हैं? जिनके समान अर्थ निकलते हैं, यानी कि अगर हम आग कहें तो उसे हम अग्नि भी समझते हैं, पावक कहें तो भी हम उसे अग्नि समझते हैं, दहन कहें तो भी हम उसे अग्नि समझते हैं। लेकिन इनमें भी एक डिफरेंस होता है, इनमें भी एक डिफरेंस होता है। जैसे एक एग्जांपल यहां पर देती हूं, पानी। पानी का प्रायवाची क्या होता है? पानी का प्रायवाची होता है जल, तोय, नीर। ठीक है, जल, तोय, नीर। तो ये है पानी का प्रायवाची। बच्चे आपके माइक से आवाज नहीं आ रही है, आप लोग चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। आपके माइक से आवाज नहीं आ रही है। तो पानी का प्रायवाची जल, तोय, नीर। तो क्या हम जहां पानी शब्द का यूज होता है वहां हम नीर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं लिखती हूं गंगा जल, गंगा जल, ठीक है, तो क्या हम इसको गंगा पानी, क्या हम इसको गंगा पानी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या हम इसको गंगा पानी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हम इसको गंगा जल ही कहेंगे, है ना? हम इसको गंगा जल ही कहेंगे, क्योंकि प्रायवाची भले ही ये उसका है, लेकिन यूज का कैसे होता है? जहां पर सूटेबल होता है, जहां पर जो चीज सूटेबल होगी वहां पर उसी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे गंगा जल में हम गंगा पानी नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल ऐसे ही जो सारे शब्द हैं, जैसे अग्नि है, पावक है, दहन है, अनल है, या पानी के जो प्रायवाची बताए जल, तोय, नीर, ठीक है, इनका प्रायवाची तो ये है, सेम अर्थ तो ये देते हैं, लेकिन यूज हम इनका अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से या सुटेबल जहां पर होता है उसके हिसाब से हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको यहाँ पर प्रायवाची शब्दों में। उसके बाद विलोम शब्द तो आप सभी को पता है, सभी को आते हैं ना विलोम शब्द? हैंड रेज करके उत्तर दे देंगे केवल। विलोम शब्द सभी को आते हैं ना? यस, विलोम शब्द सबको आते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पहला जो है अर्थ की दृष्टि से काफी हद तक क्लियर हो गया है। एकार्थी यानी कि जिनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी में क्या होता है? जैसे हमने कहा अंक, ठीक है, अंक, ये मैं अनेकार्थी शब्दों की बात यहां पर कर रही हूं। अंक, तो अंक जो हमारा शब्द है, अंक हम किसको कहते हैं? अंक किसको कहते हैं?
जो हमारे नंबर आते हैं, ठीक है, हमें इतने अंक प्राप्त हुए, तो अंक एक ये हो गया नंबर शब्द, दूसरा इसका अर्थ निकलता है गोद, ठीक है, एक तो ये हो गया नंबर और दूसरा हो गया गोद, ठीक है, जैसे सोना, सोना एक तो सोने का अर्थ होता है नींद लेना, ठीक है, और दूसरा सोने का अर्थ होता है आभूषण, क्लियर। तो एक से अधिक अर्थ जहां पर निकलते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो ये लगभग हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम बिल्कुल इन सभी को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो दूसरा टाइप है, यानी कि एक तरह से व्याकरणिक विवेचन, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से हम शब्दों को कैसे देखते हैं, तो ये हम टॉपिक अपना पहले भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, यानी कि हम अलग अलग सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, क्रिया पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं, संबंध बोधक, आपका विषम आदि बोधक, सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हैं। लेकिन क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है और ये शब्दों के भेद भी हम यहाँ पर बता रहे हैं, यानी कि ये शब्द ही है, इनका हम व्याकरण की दृष्टि से किस तरह से विवेचन करते हैं, कैसे हम इनको व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आज जितना भी पढ़ाया है, जितना भी आपने नोट डाउन किया है, उसको घर पर जरूर एक बार रिवाइज करें। देखिए नोट डाउन करने में तो काफी कम चीजें आपने नोट डाउन की है, इसीलिए कहते हैं कि क्लास में जो भी चीज टीचर पढ़ाते हैं उसे ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।